हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन बेस्ड होगा करंट अफेयर्स पे, वो भी 12th से लेकर 17th ऑफ अप्रैल 2022 से रिलेटेड। ये सेशन वेरियस एग्जाम्स में आप लोगों की हेल्प करेगा और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी अब ऐड कर दिया है ताकि बोथ लैंग्वेज के जो पर्सन्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो इन सेशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनके आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए। पहला क्वेश्चन मेरा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में जो सबसे फर्स्ट है वो कहाँ पे ओपन किया गया? तो तारापुर, महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट है। अंटार्कटिका में हमारा जो पहला रिसर्च सेंटर था उसका नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री भी यहाँ पे करेक्ट है। पाकिस्तान के न्यू पीएम कौन है? तो शाहबाज शरीफ भी आपका करेक्ट आंसर है। यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे और आप सभी ने यहाँ पे उनके करेक्ट आंसर दिए हैं। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप राजस्थान के एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने मोबाइल नंबर से एंटर करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है और लैंग्वेज सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फ्री क्लासेस के लिए रेफरल कोड में हमारा कोड ऑनलाइन गुरु को आप यहाँ पे यूज करेंगे। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आता है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज जो कि आरपीएससी आरएएस के पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें रैंक होल्डर्स हैं तो आपके लिए अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स भी रखे जाएंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी पे जब आप जुड़ते हैं तो आपको वेरियस प्लस फीचर्स मिलते हैं, लाइक आप लाइव अपने घर से पढ़ सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, लाइव टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड एक्सेस है ऑल कोर्सेज का, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने की फैसिलिटी है, पीडीएफ मिलता है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रेजेंटेशन, कंप्लीट प्रिपरेशंस आपके लिए अवेलेबल है। अनअकैडमी पे बैच कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ये बैच कोर्सेज वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए हैं। इनमें से आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे ये आपको ऑलवेज हेल्प करेगा। सो अनअकैडमी को वेरियस प्लेटफॉर्म पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी लाइव आरपीएससी और अनअकैडमी राजस्थान, इनको फॉलो कर सकते हैं। आरपीएससी टेलीग्राम चैनल भी आप अनअकैडमी का ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके सामने न्यूज आती है कि इंडियन रेलवे ने इन्फॉर्म किया है अभी पार्लियामेंट में, और क्या इन्फॉर्म किया है कि B5 बायोडीजल का जो इंजन है उसे हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। अब ये जो टेस्ट है वो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन रेलवे का है, रेलवे से रिलेटेड न्यू इम्प्लीमेंटेशन पे काम करता है, उन्होंने इसकी टेस्टिंग कर ली है। अब इसके टेस्टिंग करने से बेनिफिट क्या होगा? तो भैया देखो, जब डीजल से आप ट्रेन को चलाते थे तो 2018-19 में आपका कॉस्ट जो था वो 18,587 करोड़ था, जबकि 1920 में ये कम होकर 16,030.58 करोड़ रुपीस आ चुका है। धीरे धीरे इसे हम लोग और भी रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब डीजल इंजन चलते हैं तो उनसे पॉल्यूशन होता है। तो उसी पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोशिश जारी है जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जा रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवे ने एक टारगेट लिया है कि हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे बाय द ईयर ऑफ 2023। इन बिटवीन जहां पे भी नेसेसरी वे में डीजल इंजन काम में लिए जा रहे हैं, उन प्लेसेस पे हम लोग क्या करेंगे? बायोडीजल का यूज करेंगे। बायोडीजल के यूज करने से पॉल्यूशन कम होता है, क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है उसे भी कम करने में यह आपकी मदद करता है।
हाल ही में 1 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो है वो स्टार्ट की गई है 16 अप्रैल 2022 को। और इसका बेसिक एम यही है कि कंट्री में जो रिमोट एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं जहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं है, उनको मेडिकल एडवाइस आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके। ऐसा ही एक इनिशिएटिव आपने ई संजीवनी के रूप में देखा था, और ये जो स्कीम था गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया था। ठीक है, और ओपीडी सेवाएं आपको यहाँ पे 2000 नवंबर में 19 के टाइम पीरियड से देना स्टार्ट किया गया था। इसका जो पूरा का पूरा वर्क है वो कौन संभालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से इसकी सारी जिम्मेदारी उठाई जाती है। इजिप्ट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है वीट यानी कि गेहूं का, और कहां से इंपोर्ट करता है, ये यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट करता है। अब जैसा कि प्रेजेंट सिनेरियो आप देख रहे हैं कि वॉर और क्राइसिस चल रहा है, तो अब इजिप्ट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अदर जगहों से इंपोर्ट करे, और अदर जगहों से इंपोर्ट करने में इसने हाल ही में इंडिया को अपना वीट सप्लायर के रूप में अप्रूवल दे दिया है। और इसका बेनिफिट ये होगा कि हम जहां आज़ादी के समय डिपेंडेंट थे अपने वीट के लिए, दूसरे नेशन से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, आज हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो अपने लिए बिल्कुल गौरव की बात है कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्शन किया है। अब कितना आप लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो अप्रैल के अंदर अराउंड 2,40,000 टन जो है हम लोग ऑलरेडी शिपमेंट भेज चुके हैं। टारगेट क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 10 से 11 मिलियन टन, ठीक है, 10 से 11 मिलियन टन जो है वो हम लोग ग्लोबली जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए और बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें कि इंडिया का जो वीट है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है, या फिर हमारे लिए एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किस नेशन में किया जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो UNESC के अंदर इंडिया इलेक्ट हुआ है रिसेंटली। इसके लिए जो एम्बेसडर पर्सन है इंडिया से वो कौन है, प्रीति सारन है। अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 4 बॉडीज के रूप में मिलकर काम करता है। एक है कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट, एक है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, एक है कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एक है कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। हाल ही में तमिलनाडु ने सेलिब्रेट किया है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बर्थडे को एज अ इक्वालिटी डे। ठीक है, और ये अब आगे के सभी वर्षों में तमिलनाडु गवर्नमेंट इक्वालिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करने जा रही है। एंड अंबेडकर के जो कुछ फेमस वर्क थे, उनकी बुक्स वगैरह थी, उनको भी तमिल लैंग्वेज के अंदर इन्होंने क्या किया है, कन्वर्ट किया है। इसी के साथ साथ क्या किया, अंबेडकर जी की लाइफ साइज की जो ब्रॉन्ज की स्टैचू है उसका अनावरण किया गया है। और कहाँ किया गया है, तो मणि मंडपम में इसको इनॉग्रेट किया है। मणि मंडपम कहाँ पे है, चेन्नई के अंदर है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपसे आज का सवाल पूछता हूँ, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो किस दिन आता है, तो डेट को आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने क्या किया, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 दिया है। किन्हें दिया, तो सहयोग कुष्ठा यज्ञ ट्रस्ट, कहाँ का है, गुजरात को दिया है। और डॉक्टर भूषण कुमार जो कहाँ के हैं, चंडीगढ़ के हैं, उनको दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया है। अब बात आती है कि ये जो डिजीज है ये कैसे जाना जाता है, तो देखिए लेप्रोसी नाम का जो डिजीज है इसे हेंसेंस डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हेंसेंस डिजीज भी कहा जाता है। और ये आपके बॉडी में एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिस बैक्टीरिया को कहते हैं माइको बैक्टीरियम
लेप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। और इससे आपकी बॉडी में जो स्किन है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपकी आईज है और आपके जो नर्व सेल्स हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। अगर अर्ली टाइम पे आप इसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और बाद में अगर आप डिटेक्ट कर पाते हैं तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 5,911 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं ताकि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है वो कंटिन्यू चलता रहे। अब ये जो 5,911 करोड़ हैं, इसमें से 3,700 करोड़ जो है वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। और जो रेस्ट अमाउंट है वो क्या करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो स्कीम है कब तक के लिए एक्सटेंड की जा रही है? तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2036 तक के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट के लिए ये काम करते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने आर्बर डे फाउंडेशन के साथ मिलकर इंडिया के हैदराबाद और मुंबई दोनों को ही 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुंबई जो है वो पहली बार इस लिस्ट के अंदर आया है, जबकि हैदराबाद जो है वो कंजिक्यूटिवली सेकंड टाइम इस बार आया है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे नहीं है, सेकंड टाइम है, ये आप लोगों को याद रखना है। आपसे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाल ही में वाटरवे कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 11 और 12 अप्रैल को असम के डिब्रूगढ़ के अंदर आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव का पूरा जो मीन था वो आप ये समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को किस प्रकार से डेवलप किया जाए, उसके लिए यहाँ पे ओवरऑल काम किया जाता है। तो आपको इजीली याद रखना है कि वाटरवे कॉन्क्लेव 2022 कहाँ पे? तो असम के डिब्रूगढ़ के अंदर। और इनको लॉन्च किसने किया था? तो सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया था, जो मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आई, हाल ही में अमृत समागम एक समिट था जो कि कंट्री के कल्चरल और टूरिज्म मिनिस्टर्स के लिए था। इसे लॉन्च किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दिल्ली के अंदर। ये जो कॉन्फ्रेंस था ये 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस था जो कि 12th और 13th ऑफ अप्रैल के दिन आयोजित किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जहां पे आप सभी जानते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स का एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस का पर्टिकुलर गोल क्या था कि किस प्रकार से हम लोग टूरिज्म को यहाँ पे डेवलप कर सके, उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशंस रखे गए थे। 13 अप्रैल को हम लोग याद करते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर कौन से मैसेकर के लिए? तो आप बताएंगे जालियांवाला बाग मैसेकर के रूप में। हाल ही में जो कि 2022 है, यहाँ पे हम इसका 103rd ईयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन पंजाब के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस है जालियांवाला बाग, वहां पे जो लोग हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने और बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस टाइम पीरियड पे क्या किया गया था? पंजाब के जो 2 लीडर थे उनमें से एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, और सेकंड का नाम था सत्यपाल। इन दोनों को छुड़ाने के लिए ये लोग पीसफुल वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जनरल रेजनाल्ड डायर ने वहां पे गोलियां चला दी और हजारों व्यक्तियों की वहां पे डेथ हो गई थी। अब इससे रिलेटेड जो इवेंट हुआ था उससे दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी अपनी जो उपाधियां थी, ठीक है, अपनी अपनी जो उपाधियां थी वो ब्रिटिशर्स को वापस लौटा दी थी। तो इसमें महात्मा गांधी की जो उपाधि थी उसे क्या कहा जा रहा था?
केसर ए हिंद कहा जा रहा था वो इन्होंने वापस लौटाई, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड, ठीक है, अपना नाइटहुड जो उपाधि थी उसे वापस लौटा दिया था। अब यहाँ पे ये जो इवेंट हुआ था इसकी जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिस कमीशन का नाम क्या था, हंटर कमीशन था, और उसने क्या किया था, जनरल डायर को अपने पद से रिमूव किया था। द विक्टोरिया स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसे एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित करने के। कॉमनवेल्थ गेम्स जनरली जो है आप पिछले सालों से अगर देखेंगे तो 5 एडिशन जो पिछले हुए हैं उनमें से 4 एडिशन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, जबकि एक को ब्रिटेन ने आयोजित किया है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो क्रेज है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन के अलावा कोई ऐसी नेशन नहीं है जो इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हो रहा हो। तो यहाँ पे कुछ रीसेंट इवेंट आपको याद रखने हैं। 2018 का ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के अंदर हुआ था, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद 2022 का जो है वो इंग्लैंड के बर्मिंघम के अंदर, ठीक है, इंग्लैंड के बर्मिंघम के अंदर आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद 2026 का कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया अगेन विक्टोरिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा। हाल ही में हेलेना नाम की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन है, उसका 12 अप्रैल को टेस्ट किया गया। इसके पहले 11 अप्रैल को पोखरण डेजर्ट फील्ड से भी इसे टेस्ट किया गया था। तो ये जो मिसाइल है इसे डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। दैट मीन्स लॉन्च करने के बाद आपको फर्दर कोई भी गाइडेंस देने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो 12 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया गया। इसके पीछे का जो मोटिव था कि 12 अप्रैल 1961 को पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो यूरी गागरिन ने किया था, उसे और सेलिब्रेट करना। अब ये जो था मिशन, ये मिशन वोस्ताक मिशन के रूप में, वोस्ताक 1 मिशन के रूप में जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और लगभग 108 मिनट के लिए ये स्पेस के अंदर थे, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो वोस्टोक 3KA, वोस्टोक 3KA रॉकेट से इन्हें लॉन्च किया गया था। अब कहां से लॉन्च किया गया था, तो बैकानूर से लॉन्च किया गया था इस मिशन को। और बैकानूर कहां पे है, कजाकिस्तान में है, जो कि यूएसएसआर के अंदर उस टाइम पे आता था। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन थे, उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाल ही में शहबाज शरीफ को शपथ दिलाई गई है पाकिस्तान के 23वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में, और ये जो शपथ है वो सादिक संजरानी ने उन्हें दिलाई है। हालांकि यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी की जो पार्टी थी तहरीक इंसाफ, ये बाइकॉट कर रही थी इस शपथ कार्यक्रम का। रीजन क्या था कि यहाँ पे जो पोल था वो डेमोक्रेटिक वे में नहीं लिया गया था, और इनकी जो पाकिस्तानी आर्मी है उनके सपोर्टेड में यहाँ पे काम किए गए थे। और जो शहबाज शरीफ है उनको 174 वोट्स मिले थे, जबकि पीएम बनने के लिए कितने चाहिए थे, 172 वोट्स चाहिए थे। तो जस्ट 2 वोट ज्यादा मिले थे, जिस वजह से ये यहाँ पे जीत गए। अब ये जो नेशनल असेंबली का सेशन था वो वहाँ के जो स्पीकर हैं अयाज सिद्दीकी ने, उन्होंने क्या किया था, डिक्लेयर किया था। शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ के भाई हैं, तो ये याद रखेंगे, नवाज शरीफ जो पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के छोटे भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का 23rd प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।
अगर आप भी RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या JNV की प्रिपरेशन करते हैं तो डेमो क्लासेस के लिए हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा एंड बैचेस में ऐड होने के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।